Hello everyone. In previous lecture, we will cover the eosinophils and function of eosinophils. In this video, we will discuss about the basophils. तो जैसे कि अपन बार बार डिस्कस करते आए हैं कि हमने अपनी वाइट ब्लड सेल्स को दो टाइप में क्लासीफाइड किया था। एक थी ग्रैन्युलोसाइट जिनमें थे ग्रैन्यूल्स, एक थी अग्रैन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं थे। तो ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स थे, और अपन ने देखा था कि ग्रैन्युलोसाइट तीन टाइप की होंगी। एक थी हमारी न्यूट्रोफिल्स जिसे अपन कवर कर चुके हैं, दूसरी थी हमारी ईसिनोफिल्स, इसे भी हम कवर कर चुके हैं, एंड द लास्ट वन इज बेसोफिल्स जिसे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ फिर से क्लियर होती है कि हमारी बेसोफिल्स किसका टाइप है। इट इज़ द टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलो मीन्स ग्रैन्यूल्स एंड साइट मीन्स सेल, ऐसी सेल जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे, मतलब एक ग्रैन्यूल्स कंटेन करके रखेंगी। और एक इसका टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस दीज आर नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर, जैसे कि हमारी ईसोनोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक। ये डिफेंस तो करेंगी, मतलब कुछ सब्सटेंस को किल ही करेंगी भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, बट उन्हें एनगल्फ करके किल नहीं करेंगी, दूसरी प्रोसेस से किल करेंगी। जैसे कि हमारे इसने किया था ईसोनोफिल्स ने लीथल के थ्रू केमिकल रिलीज कर रहा था ना इन्हीं ग्रैन्यूल्स से। सेम ऐसे हमारी ये जो है ना बेसोफिल्स, ये भी क्या करेंगी कि ग्रैन्यूल से कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगी जो कि डिफेंस का काम करेंगे। आगे देखते हैं। इसका मेन जो फंक्शन है ना, दैट इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग प्रोसेस। हमारी बॉडी में जितनी भी हीलिंग प्रोसेस होती है ना, मतलब इंजरी होगी इसके बाद जो हीलिंग हो रही है, किसी डिसीज़ के बाद जो हीलिंग हो रही है, मेनली यही करवाते हैं, हीलिंग इंजरी। तो जैसे अपन ने देखा था कि भाई हमारा न्यूट्रोफिल्स, अपन ने देखा था कि न्यूट्रोफिल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ईसोनोफिल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अपन ने ये देखा था ईसोनोफिल्स में कि भाई ये पैरासाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब पैरासाइट इन्फेक्शन हो रहा था तो इनका प्रोडक्शन बढ़ा। सेम ऐसे जब इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया, वायरसेस, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ा। तो भाई जब इंजरी, क्योंकि हीलिंग करना है ना, तो जैसे ही इंजरी होगी किसका नंबर बढ़ेगा, बेसोफिल्स का। तो जब भी ये हीलिंग प्रोसेस होगी देयर नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि इन्हीं को हीलिंग करवाना है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि भाई हीलिंग तो इसने की है ना, या फिर अपन और भी चीज़ देखेंगे। एक तो इसका हीलिंग फंक्शन है, ये तो ठीक है, साथ ही साथ इसका डिफेंस का ही फंक्शन होता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स का काम ही है डिफेंस करना। तो अपन हीलिंग भी देखेंगे, डिफेंस भी, है ना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म से। तो जैसे मैंने मैकेनिज्म बताया, फैगोसाइटिक तो है नहीं कि डायरेक्टली किल करे। मैकेनिज्म कैसा रहेगा, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करके फ्रॉम द ग्रैन्यूल्स, मतलब ये क्या रिलीज करेंगी, कुछ ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगी केमिकल सब्सटेंस इन ग्रैन्यूल्स से, जो कि एक्सक्यूटेड देयर फंक्शन, जो कि बेसोफिल्स का फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सब्सटेंस रिलीज होंगे। पहला हेपेरिन। और हेपेरिन क्या होता है, इट इज एन एंटीकोगुलेंट। क्या है, इट इज, यहाँ पर वर्ड लिखा नहीं है अपना। हेपेरिन क्या होता है, एंटी एंड कोगुलेंट। देखो पहले कोगुलेंट वर्ड को समझो। कोगुलेंट का मतलब होता है जमाना, जैसे रक्त का थक्का नहीं होता। तो एंटी मतलब उल्टा, जो कि जमाने से रोके, जो कि ब्लड को जमने से रोके, स्पेशली यहाँ पर इसके लिए है। तो ये क्या करता है, देखो, प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। ठीक है, ये तो क्लॉटिंग समझ में आया, प्रिवेंट समझ में आया कि बचाता। इंट्रावेस्कुलर क्या, इंट्रा मीन्स अंदर, अपन ने पहले ना कि ब्लड को तोड़ना है, एंड वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है कौन, हमारा हेपेरिन। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर ब्लड ना जमे, नहीं तो अपन ही जम जाएंगे। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ब्लड के बॉडी के अंदर तो नहीं जमना चाहिए, लेकिन कट होता है तब तो जमना चाहिए, क्योंकि ना जमे तो वही आलू काटते काटते उंगली कटी, ध्यान पता ही है कहाँ रहता है लोगों का। तो ऐसे उंगली कटी और ब्लड लेके किसी की जान ही चली गई। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ब्लड जम जाता है। तब ब्लड क्यों जमता है, मतलब ये क्यों नहीं रोकता। रीज़न ये है कि जब भी आपको इंजरी होती है ना, आपको जैसे इंजरी कट लगा, वहाँ जाती है एयर, सिंपल सी बात है जाएगी, और जैसे ही हेपेरिन एयर के कांटेक्ट में आता है ना, ये किल हो जाता है। आप बोल सकते हो कि ये मर जाते हैं, अपना फंक्शन नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, जैसे ही अपना फंक्शन नहीं करेगा तो अब हो जाता है ब्लड क्लॉट। वैसे इसके बहुत क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कट हुआ तो ये किल, इसीलिए अब ये प्रिवेंट नहीं करेगा और ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब एक बहुत अच्छी चीज़ देखना है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ हेपेरिन से रिलेटेड। कभी भी आप इंजेक्शन देखना, जब भी कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते ना, ऐसे इंजेक्शन लेंगे, थोड़ी सी पिचकारी मारेंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे ठोकेंगे।
कभी आपने सोचा क्यों, आखिर क्या उसको शौक लगता है कि डॉक्टर को? रीज़न ये है कि वो पिचकारी इसलिए मारते हैं ताकि उसमें एयर ना रहे, क्योंकि वो इंजेक्शन से जैसे निकाल देते हैं ना, एयर पूरी बाहर होनी चाहिए। रीज़न ये है कि जब वो पूरी एयर बाहर निकाल देंगे और सिर्फ इंजेक्शन लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉक्टर वो ऐसे ठोकना और वो एयर निकालना भूल जाते हैं और आपके यहाँ पर इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया। अब उस इंजेक्शन के साथ एयर चले गई आपके अंदर, उसने कर दिया आपके हेपेरिन को डैमेज, और अब क्योंकि हेपेरिन हो गया आपका किल, तो वहाँ पर हो जाती है इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, मतलब आपके अंदर ब्लड जम जाता है, थक्के जम जाते हैं। अब देखना कई बार आप इंजेक्शन लगा, बड़ा हार्ट लगता है ओल्ड एजेस में ऐसे, फिर आप जाएंगे डॉक्टर पास के साहब, डॉक्टर साहब हमें तो यहाँ बड़ा दर्द है, ये गुट्टा। तब वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि भाई बर्फ लो, सिकाई करो, क्योंकि उन्हें पता कि गलती उन्हीं की है, उनने वो एयर नहीं निकाली। लेकिन वो बताएंगे थोड़ा ना, एक गोली दे देंगे, एक पैरासीटामोल ले लो, बर्फ़ की सिकाई करना। तो आप कभी भी जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान दें कि डॉक्टर पहले वो इंजेक्शन से थोड़ा सा बोलते हैं ना कि बाहर निकालते हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान दें, नहीं तो आप ही पे थोप देंगे सब। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ है हमारी प्रोटेस। प्रोटेस अपन पहले ही पढ़ के आए हैं, अपन ने पढ़ा था इसमें न्यूट्रोफिल्स में कि दे सिंपली डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सभी को किल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसने इन्हें किल नहीं किया तो ये हमें किल कर देगा, हमारी बॉडी को डिसीज कॉज करके, डिस्ट्रॉय करके। तीसरा है साइटो एंड काइन। साइटोकाइन भी अपन ने पढ़ा था। साइटो मीन्स सेल और काइन मीन्स गति, मोशन, काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी गति करवाते हैं। और वैसे अपन ना साइटोकाइन पढ़ेंगे कब? अभी इम्यूनिटी में, वाइट ब्लड सेल्स के बाद। इंटरल्यूकिन्स 1, 2, 3 ये क्या करवाते हैं? फैगोसाइटिक सेल को एक्टिवेट करवाते हैं, और फैगोसाइटिक सेल जैसे ही एक्टिवेट होंगी दे किल द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। अब इन्वेडिंग क्या है? इन्वेडिंग का मतलब अटैक करने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में अटैक करेंगे, यही बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उनको किल करते हैं हमारे साइटोकाइन। इसमें भी किससे करवाते हैं? फैगोसाइटिक सेल से। लास्ट है हमारा हिस्टामाइन या फिर हिस्टामिन। हिस्टामाइन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो समझ में आ रहा हो कि हाइपर, जैसे आँख का अपना रिफ्लेक्स नहीं, बहुत हाइपर सेंसिटिव, मतलब आप हाथ पैर में मान लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोटा सा धूल का कण भी आँख में जाए, आपकी आँख तुरंत बंद होती है हवा के झोंके से। सेम एस हमारी बॉडी में, तो ये हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एक्यूट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ ना, अस्थमा नहीं रहता किसी को, या किसी को खाने से एलर्जी तो सुनी होगी, सीधे सीधे इसका मतलब है एलर्जी। एलर्जी के लिए वैसे IgG एक अपना वो रहता है एंटीबॉडीज, अपन गैम्ड करके पढ़ेंगे। ऐसे IgG एक होता है IgE। IgE स्पेशली एलर्जी के लिए रहता है, E फॉर एलर्जी, नॉट IgG, IgE। तो ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एलर्जी आपने देखो किसी को खाने से एलर्जी रहती है, कभी कुछ खा लेंगे ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, एकदम बिल्कुल बेहोश हो गए, तबीयत ख़राब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्वेटिंग कब वो होती, इसीलिए क्या कि आपको पता चल जाए कि इस इंसान को क्या है, इस चीज़ से दिक्कत है, आप इसे मत खिलाओ नहीं तो इसकी डेथ हो सकती है। एक चीज़ होती है एनाफिलाइसिस, इसी एलर्जी में एक चीज़ आती है एनाफिलाइसिस, ये बहुत कॉमन है। आप कभी भी देखना, फिर से इंटरेस्टिंग चीज़, कि जब भी कोई डॉक्टर होता है ना, तो दवाई देने से पहले वो आपकी रिपोर्ट चेक करता है, आपको किस चीज़ से एलर्जी है, ये है वो है, कहीं वो। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को शुगर से एलर्जी है, और मान लो डॉक्टर ने शुगर का एग्जाम्पल दे दिया, कई बार आप देखना पेशेंट की इमीडिएटली डेथ हो जाती है, अगर डॉक्टर क्या ना देखे, रिपोर्ट ना देखे और इंजेक्शन कुछ अगर गड़बड़ लगा दे, दैट इज़ एनाफिलाइसिस। इसके अलावा ये जो IgE है, एलर्जी है, इसे हम आगे इम्यूनिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।